वेलकम टू एग्ज़ाम 1। ये लेक्चर 2 है। यूके पीसीएस के जो भी प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी पोस्ट्स हैं। तो उस वैकेंसी में पेपर 1 जो बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी वगैरह या जो भी उस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीएस या फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये सब आता है, तो पेपर 1 में वो है। तो वो आप नॉर्मली खुद से भी कर सकते हो और हमारा कोर्स भी है। एग्ज़ाम 1 आप ऐप इंस्टॉल करोगे, आपको यूके पीएससी का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव आपको सारे कोर्स जितने भी पेपर 1 या पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर एक डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में भी करोगे। तो पेपर 1 जो है वो क्वांट वगैरह ये सब जो है उसके लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पर पेपर 2 जो है, जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम नॉलेज मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे कि पेपर 2 को डिटेल से आपको करवा दिया जाए, जिससे आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने लेक्चर 1 में देखा होगा, लेक्चर 1 में उन्होंने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 में आया था उसको डिटेल से पढ़ाया था। और जो पेपर 2 में है उसका एक टॉपिक ये भी है, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जो एमसीक्यू के थ्रू हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है उसको गैदर करेंगे, जिससे बस इस क्वेश्चन के अलावा भी चीज़ें हैं जो आप समझ पाओगे और पेपर में कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया था? 2009 में। उसको और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से 8 सेकंड 10 सेकंड वीडियो पॉज करके देख सकते हो और आप आंसर्स तक पहुंच सकते हो। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने सोचा कि आसान से स्टार्ट किया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ना, उसको इस नाम से भी जानते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। क्योंकि देखो है क्या कि ये बिल्कुल जिस्ट है उसका, राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्योंकि कोई भी सोसाइटी तभी डेवलप कर पाएगी जिसमें हेल्थ बेटर हो, एजुकेशन बेटर हो, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बेटर हो, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से ही एक बेटर कंट्री बन सकते हैं। तो 2009 में ये एक्ट आया था। उस एक्ट के थ्रू ये किया गया था कि भाई जो भी चिल्ड्रेन हैं जिनको, क्योंकि बहुत लोग हैं जो एजुकेशन एफर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो एफर्ड करे या नहीं करे सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आया था। आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? तो वो 2009 में पास हुआ था। यदि प्रिसाइज डेट आपसे पूछे तो 4 अगस्त 2009। तो है क्या कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के दूसरे नाम से भी हम लोग इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। जब पार्लियामेंट में पास हो गया था तो इनेक्ट कब हुआ था, स्टार्ट कब हो गया था? 1 अप्रैल 2010। इससे ये एक्ट जो है वो लागू हो गया था, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2010 से। और आरटीई एक्ट आने से ये हो गया था कि नया आर्टिकल भी आ गया था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये बताता है कि ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू कंपलसरी और फ्री एजुकेशन 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दिया गया। 21A के रिगार्डिंग आपसे एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट एक्ट है किससे रिलेटेड है? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। 86th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है जो 2002 में। तो क्वेश्चन हमने एक पढ़ा, क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 4-5 फैक्ट्स रेडी किए, जिससे इस क्वेश्चन के आसपास भी यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो हम सही आंसर तक पहुंच पाए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? तो आरटीई एक्ट 2009 है, उसका दूसरा नाम क्या है? मिल गया आपको दूसरा नाम। उसके बाद ये
पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। आरटी एक्ट के थ्रू कौन सा फंडामेंटल राइट आया था? 21A। उस एक्ट के थ्रू क्या होता था? 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में दिया गया, कंपलसरी किया गया। और ये आर्टिकल 21A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है? तो 86 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा आरटी एक्ट के आसपास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और आप 10-15 सेकंड का टाइम ले सकते हो। और बात यह है ना कि ये क्वेश्चन पूछने का वजह यह है कि आप यदि ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आप गलती कर सकते हो। तो आई होप आपने 10-15 सेकंड ले लिया होगा। तो देखो पूछ क्या रहा है ये आपको, ये जो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको शॉर्ट में RTE 2009 भी बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, उन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जैसे जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए RTE एक्ट के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई थी। तो जब डिसेबल्ड बच्चों की बात होगी तो उनको फ्री एजुकेशन कब से कब तक मिलेगा? 6 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड के कारण डिसेबिलिटीज़, बस एक वर्ड के कारण ये आंसर ये चेंज हो गया। यदि आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम यदि इसको इग्नोर करते हो तो आपका नॉर्मल इंस्टिंक्ट बोलेगा कि ये है सही आंसर और आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो बेटर है कि जब आप क्वेश्चंस वगैरह पढ़ रहे हो तो अपने आँख दिमाग सब खोल के रखना चाहिए। अब देखो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया था RTE एक्ट के, उससे ये आराम से हो जा सकता है। क्या पूछ रहा है? द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है RTE एक्ट 2009, क्योंकि जब आपको RTE एक्ट का पूरा नाम भी याद रहे ना, RTE एक्ट 2009, तो आप इस आंसर तक पहुंच जाओगे। पूछ रहा है कि पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 2009। आपको तो एग्जैक्ट डेट भी याद है, 4 अगस्त 2009, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पर ये करवाने का पर्पस ये था कि आपको ये डेट ढंग से याद हो सके, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, जो इस क्वेश्चन के आसपास यदि आपको प्रिसाइज डेट भी पूछे तो आपसे गलती ना हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन वही चेक करेगा कि आपको जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया वो आपको कितना याद है। RTE एक्ट जो 2009 है उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट हुआ था? 2010, 1 अप्रैल 2010। क्योंकि जब भी किसी एक्ट की बात होगी या किसी भी चीज़ की बातें होंगी, तो जब भी क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करेगा, आप खुद को एक एग्जामिनर सोच के देखो, यदि आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो आप बेसिक चीज़ें पहले पूछना प्रेफर करोगे कि भाई ये एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कितने सेक्शंस हैं इसमें, तो और जैसे कि उसमें कितने से कितने साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। तो पॉइंट ये है ना कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो उसके बेसिक्स फैक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे जब भी लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चन आए जो काफ़ी फैक्चुअल और आराम से करने लायक हो, तो उसको आप आराम से कर सको, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें आपसे मिस हो जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी जब आप पिछला वाला जो क्वेश्चन था डिसेबल वर्ड वाला, ठीक है, तो उस डिसेबल वर्ड से हम लोग 6 से 18 ईयर्स तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पे जब वो डिसेबल वर्ड नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल चिल्ड्रन के लिए है, तो 6 से 14 साल तक, ठीक है, क्योंकि ये तो हर इंसान को याद हो गया होगा। इसके लिए तो आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में भी जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आप टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मेरा मेथड था कि RTE एक्ट के बारे में बात करें। RTE एक्ट बना क्यों, RTE एक्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, RTE एक्ट किसको कवर करता है, यदि यूनिवर्सल नॉर्मल चाइल्ड हैं तो कितने से कितने साल तक, 6 से 14 साल तक, डिसेबल हैं तो 6 से 18 साल तक, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे
कि अब क्या है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बेटर होता जाएगा, और होगा क्या कि क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होंगे जब एग्ज़ाम में आएंगे। तो क्वेश्चन क्या, आरटी एक्ट 2009 जो है, जो टीचर्स के वर्किंग आवर्स हैं एक वीक में, पूछ रहा है कि आरटी एक्ट ने क्या किया है कि कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह सारा कुछ एक स्कूल या ट्यूशन वगैरह के लिए, मतलब स्कूल और स्कूल के रिगार्डिंग जो भी होता है, टीचर प्यूपिल रेशियो, टीचर और स्टूडेंट का क्या रेशियो होना चाहिए, ठीक है, कि एक टीचर ही है तो एक वीक में कितना वर्क करेगा, वो ट्यूशन अलाउ है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस एक्ट के थ्रू कवर हो रहा है, आरटी एक्ट 2009 के थ्रू। इस आरटी एक्ट के थ्रू आपसे क्या पूछ रहा है कि एक टीचर्स का एक वीक का वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, तो 45 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का क्या है कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बोलता हूँ 0 या 1 वाला गेम जिसको बोलते हैं। यदि आपको 45 आवर्स आता है तो आप 1 हो, यदि आपको 45 आवर्स नहीं आता है तो आप कितना भी दिमाग लगा लोगे, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं ना जो आप ऑप्शंस वगैरह यूज करके आंसर्स तक पहुंच जाओगे। तो एक टीचर को वर्किंग आवर्स एक सप्ताह में कितने करने होते हैं, 45 आवर्स। आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे जानने से पहले आप ये जानो कि जो आरटी एक्ट है, ठीक है, जो ये आरटीई एक्ट है, इसमें टोटल 38 सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शंस क्या है कि हर सेक्शन में कोई ना कोई रूल है, कि आरटी एक्ट के अंदर में 38 सेक्शंस है, उसमें 38 जो भी सेक्शंस है 1, 2 से लेकर 38 तक, हर सेक्शन में कोई ना कोई रूल्स है जिस रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि और ये बनाया क्यों गया था इस रूल्स वगैरह को, क्योंकि बनाने का पर्पस ये था कि जो भी ये एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू हम एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए, कि पता होना चाहिए कि एक टीचर एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। कि यदि कि कोई सा स्कूल है, उस स्कूल में यदि एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसको एटलीस्ट कितना टीचर मिलना चाहिए, यदि 60 बच्चे हैं तो कितना टीचर मिलना चाहिए। तो ये सब डिसाइड आरटी एक्ट के सेक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है, कि हर सेक्शंस में अलग अलग डिफरेंट रूल है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अंडर 28 सेक्शंस, यानी सेक्शन नंबर 28 जो है आरटी एक्ट का, उसमें बोल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इन सब ऑप्शंस में से क्या कर सकते हैं, मतलब उन सबको, मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब क्या रूल क्या है। तो पॉइंट ये है कि आप यदि इतना चीज़ आपको नहीं भी पता होता कि 28 सेक्शंस या फिर ये आरटी एक्ट, आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। पूछ क्या रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं, बैंड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, वो बैन हो नहीं सकते। जब टीचर हैं तो वो उनको टीचिंग करने के लिए कैसे बैन किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। बैंड फॉर टेकिंग सैलरी फॉर स्कूल, तो जो टीचर हैं जिसको गवर्नमेंट ने हायर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी जो काम करते हो उसके आपको पैसे मिलते हैं ना। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है उसके पैसे मिल रहे हैं, तो टीचर यदि टीचिंग करेगा स्कूल में आके तो उसको सैलरी तो मिलेगी ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। मोर देन वन ऑफ द अबव वाली बात ही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन। तो यदि आपको ये चीज़ नहीं भी पता होता 28 सेक्शन या आरटी एक्ट, तो आपको ये बात तो पता है, आप कॉमन सेंस ये चीज़ सोच सकते हो ना कि गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन लेने से बैन किया जा सकता है। तो है क्या कि 28 सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं उनको बैन किया गया है प्राइवेट ट्यूशन लेने से, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको कितने सेक्शन है, 38। हर सेक्शन में कोई ना कोई रूल बनाया गया है। तो 28 सेक्शन जो है उससे ये रूल बनाया गया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, प्राइवेट ट्यूशन लेना बैन है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आता है। देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना कि आरटी एक्ट में जो भी सेक्शंस हैं वो सेक्शन कुछ ना कुछ डिफाइन करता है, कोई ना कोई रूल बनाता है, जिससे ये वाला एक्ट जो है आरटी एक्ट वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और जो भी बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले और हमारा स्कूल प्रॉपर चले। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड इन ए स्कूल हैविंग क्लासेज 1 to 5 एंड ए टोटल ऑफ 62 स्टूडेंट्स।
तो इस क्वेश्चन से पहले हम डिसाइफर करेंगे कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिला है। पहला कि आरटी एक्ट 2009 के थ्रू पूछ रहा है कितने टीचर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि स्कूल में जो स्कूल 1 to 5 है। 1 to 5 के स्कूल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो एक प्राइमरी स्कूल में यदि टोटल 62 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर होने चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया कि आरटी एक्ट में हर सेक्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ रूल बनाए गए हैं। तो आरटी एक्ट के हिसाब से ये किया गया है कि प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, हर 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए। कितना टीचर होना चाहिए? एक टीचर होना चाहिए। तो 30 स्टूडेंट्स पे यदि एक टीचर होंगे, यहाँ पे आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? 62 स्टूडेंट्स हैं। 30 पे एक, नेक्स्ट 30 पे एक, बचे 2 उसके लिए भी, क्योंकि ये 2 टीचर तो 60 स्टूडेंट्स के लिए हो जाएंगे। और आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर है उसके लिए इन्होंने 2 स्टूडेंट को जोड़ा है। तो ये 2 स्टूडेंट अगले 30 वाले स्टूडेंट के हिस्सा में आएंगे ना। तो क्या होगा, इस 30 के लिए एक चाहिए, इस 30 के लिए एक चाहिए, इस 2 के लिए, जो अगले 30 वाले बच्चों का एक टीचर ऑक्यूपाई करेंगे। तो आपको टोटल कितने टीचर चाहिए? 3 टीचर्स चाहिए। तो जब भी आपको टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स पे होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 वाले में, तो क्या होगा? 30:1। ठीक है। और यदि ये तो हो गया आपको प्राइमरी स्कूल के लिए, तो स्कूल तो बस 1 से 5 तक है नहीं, फिर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी हायर प्राइमरी जिसको बोलते हैं। तो जो हायर प्राइमरी स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट होने चाहिए वो आपको गूगल करना है। ठीक है। और एक और रूल भी है आरटी एक्ट के थ्रू, ये भी क्या कहा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल है ना वो घर से कितने दूरी पे होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स। जो हायर प्राइमरी है वो घर से कितने दूरी पे होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स। तो वो आपको, ये आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, पर क्या गूगल करोगे मैं बता देता हूँ। प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। आरटी एक्ट के थ्रू ये कहा गया है कि आपके घर से जो भी बच्चे वगैरह हैं उनके 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल कितने दूर में होना चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। और जो 5th से लेके 8th तक क्लास है वो कितने दूर में होना चाहिए? 4 किलोमीटर के अंदर के रेंज में चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? तो हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 में। फिर 5 से ऊपर वाले में कितना होना चाहिए? हर 35 पे एक होना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या क्या जानने को मिला कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर। इसको आप ढंग से याद कर लो क्योंकि ये आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आरटी एक्ट के बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए भी नहीं, ना आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए। आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है। साथ में हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और आप साथ में पढ़ते हैं, और देखना कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। और आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो आप जब एग्ज़ाम भी दोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जब भी आरटी एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल यही होगा, ये होगा। फिर इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे जब सेक्शन वाइज, कि सेक्शन मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 38 तक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन 25 में क्या है, सेक्शन 23 में क्या है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे कि बताओ कि प्राइवेट ट्यूशन जो बैन किया गया है वो कौन से सेक्शन के थ्रू किया गया है। तो आपको जैसे याद रहेगा कि सेक्शन 28, तो आप टिक मारोगे आगे बढ़ोगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कि आपको ये याद हो गया होगा। और जब भी 2009 सुनो तो आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है। बोल रहा है कि ए टीचर सेल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। ये पूछ रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के थ्रू एक टीचर है उसको कौन कौन सा ड्यूटी परफॉर्म करना होता है स्कूल में। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला ऑप्शन क्या है? मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल। इसके लिए आपको आरटी एक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नॉर्मल किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में भी जॉब करते हो तो आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेंटेन करना होता है, तो टीचर को भी करना होगा। सही है। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम। यदि आप 5th या 6th किसी भी क्लास को पढ़ाते हो, करिकुलम मतलब क्या हुआ कि जो भी उनका सब्जेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी है वो पूरा होना चाहिए।
तो बोला कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, तो ये होगा ही क्योंकि वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा होना चाहिए। तीसरा पूछ रहा है कंप्लीट इंटायर करिकुलम इन स्पेसिफिक टाइम, सही बात है क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम एक साल में एक बार होगा तो सिलेबस यदि उसको 2 साल तक पढ़ाया जाए तो आप तो फेल हो जाओगे ना। तो जो भी आपका करिकुलम है वो स्पेसिफिक टाइम में ख़त्म होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हुआ कि इसके लिए आपको आरटीई एक्ट जानने की ज़रूरत नहीं थी, ये बेसिक कॉमन सेंस से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और ऐसा होता है हर पेपर में, आप कोई सा भी पेपर दोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे बस आपको अपने ठंडे दिमाग से ऑप्शंस पढ़ने होते हैं और लक अच्छा रहे तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे जो कॉमन सेंस से हो जाएगा। अब देखो जिस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि जब आरटीई एक्ट 2009 से थोड़ा सा डीप जाके पूछने का ट्राई करेगा तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि जो सेक्शन 1 से लेकर 1 से लेकर 38 तक है सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ सेक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब तुमसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर विच सेक्शन या सब सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है जिसको बैन किया गया प्राइवेट ट्यूशन से, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अटैच ही इसीलिए किया इस पीपीटी में जिससे आपको ये पता लगे कि आपको, जैसे मैंने पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अंडर 28 सेक्शन से जो गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, उसको क्या करने से मनाही किया गया हुआ है, तो उसका आंसर था कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कब था, जब आपको 28 सेक्शन एग्ज़ाम में वो पेपर में ही था, ठीक है। जब आपसे अगली बार थोड़ा सा टफ यदि क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये पूछेगा कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने से बैन कौन से सेक्शन से किया गया है, तो 28 सेक्शन से किया गया है। तो आई होप आपको इस 10 क्वेश्चन से, ये 10 क्वेश्चन जो आरटीई एक्ट से रिलेटेड था, ठीक है, उससे आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा आरटीई एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं इस आरटीई एक्ट के लिए जो भी मैंने बताया है या आपके साथ जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मैं इसको नॉर्मल वे में समराइज़ कर देता हूँ एक बार आपके लिए। आप समराइज़ करूँगा तो ऐसा होगा कि आपको भी ढंग से रिकॉल हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है। तो जब भी बात आरटीई एक्ट की होगी तो आरटीई एक्ट की होगी तो ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है जिससे एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना, आर्टिकल 21A, ठीक है। और आर्टिकल 21A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। और आरटीई एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, 38 सेक्शंस, ठीक है। जब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो हो, एक टीचर कितने स्टूडेंट पे होने चाहिए, 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होने चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए। जब बात प्राइमरी स्कूल की हो तो घर से कितने दूरी पे होनी चाहिए, 1 किलोमीटर पे। जब प्राइमरी से ऊपर की बात हो तो 4 किलोमीटर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो घुमा फिरा के पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये बात आरटीई एक्ट की होगी तो अब इतनी चीज़ों को एक साथ रिकॉल कर लोगे। और ये रिकॉल करना इतना टफ इसलिए नहीं क्योंकि ये 10 MCQ के थ्रू आपको मैंने ये बातें 10 बार रिपीट की है। और जीएस का फंडा ही यही है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वांट नहीं है या रीजनिंग नहीं है, उसका फंडा ही यही है कि आप जितनी बार चीज़ को रिपीटेटिव पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और होता क्या है कि ऐसे हो जाने से जब आप आरटीई एक्ट देखोगे तो ये 10-12 फैक्ट्स आपके ब्रेन में वापस से रिकॉल होगा, और रिकॉल होगा तब सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिवाइज हो जाएगा। एंड यू नो रिवीजन इज़ द की, ठीक है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन से आपको आरटीई एक्ट के बारे में बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप यूके पीएससी का जो कोर्स है प्रिंसिपल का, ठीक है, वो आपको यूके पीएससी का जो प्रिंसिपल का पोस्ट है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है 2024 में आपको जॉब लेने के लिए, ठीक है।
तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जॉब लेने के लिए। 2024 में जो UKPSC प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है, 600 से ऊपर पोस्ट है। तो आपको पेपर 1 तो आप आराम से कर ही सकते हो हमारे लेक्चर्स के थ्रू। पेपर 2 जो है, जो यूट्यूब पे बहुत कम अवेलेबल है, तो इसीलिए मैंने पेपर 2 करवाना शुरू किया है। आप एग्ज़ाम1 ऐप हमारा इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, जिसको आप सब्सक्राइब करके अपने प्रिपरेशन को एक अनदर लेवल पे ले जा सकते हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, और मैं एग्ज़ाम के लिए आपको यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट।